प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रोजन फैमिली। आप सभी स्टूडेंट को बता दें कि सबसे पहले आज की क्लास में हाइड्राइड्स के गुणों का अध्ययन करेंगे, यानी हाइड्रोजन के प्रति क्रियाशीलता। हर वो टॉपिक जो आज के क्लास में आने वाला है उसका बेसिक शुरू के 5 मिनट में हम अच्छे से देने वाले हैं। जो भी स्टूडेंट 11th क्लास अच्छे से नहीं पढ़े हैं उसके लिए शुरू का 5 मिनट काफ़ी बेसिक जानकारी देगा और उसी के बल पर आज आप इस क्लास को समझने लायक हो पाएंगे। तो आप ध्यान से शुरू का 5 मिनट ध्यान से देखें ताकि सबके लेवल में जाकर आपको समझने का क्षमता मिल जाए और सभी लोग को एक समान क्लास आज समझ में आए। बहुत सारा शॉर्ट और ऑब्जेक्टिव और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन का जवाब आज के इस क्लास में मिलेगा। सबसे पहले आपको बता दें कि हाइड्राइड्स क्या होता है, ये नाइट्रोजन का हाइड्राइड्स बनता कैसे है। तो आप सभी स्टूडेंट इतना तो जरूर जानते हैं कि नाइट्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है, 7 होता है और 7 के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 5 और 5 के अनुसार संयोजकता जिसके बातम कक्ष में 1, 2, 3, 4 इलेक्ट्रॉन होता है। 1, 2, 3, 4 वही उसकी संयोजकता हो जाती है और 4 से अधिक होता है तो 8 में से घटाया जाता है। तो इसका बातम कक्ष में कितना है, 5 है। तो 8 में से 5 घटाएंगे कितना होगा, तो नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी हो गई। एक बार फिर से ध्यान देंगे, नाइट्रोजन के लिए हमने क्या बताया पहले शुरू से कि जिसके बातम कक्ष में 1, 2, 3, 4 होता है संयोजकता वही हो जाती है, लेकिन जिसके बातम कक्ष में 4 से अधिक होता है तो 8 में से घटाकर बोलते हैं। तो 8 से 5 घटाया गया, संयोजकता 3 आया और हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी होती है, 1। कैसे बोल दिए, क्योंकि हाइड्रोजन का 1 होता है तो 1, 2, 3 वाले का 4 वाले का वही बोल देना है, लेकिन 4 से अधिक वाले के लिए 8 में से घटाकर बोलना है। तो यहाँ पर संयोजकता दोनों का आ चुका है। तिरछा तिरछी सजावट होगा, क्रॉस वाइज अरेंजमेंट। सूत्र क्या बना, उसी तरह से अगर मान लीजिए हम PH3 का बात करें, फास्फोरस के भी बातम कक्ष में 5 आएगा। फास्फोरस 15 होता है और 15 के अनुसार 2, 8, 5 तो 2, 8, 5 होगा तो इसकी संयोजकता कितनी होगी, तो ये भी PH3 बनाएगा। तो आप सभी स्टूडेंट को समझ लेना चाहिए कि नाइट्रोजन परिवार के जो 5 तत्व हैं, कौन कौन 5 तत्व हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, AS, ASB, बिस्मथ, ये सभी तत्व जब जब हाइड्रोजन से संयोग करेंगे तो ये NH3 बनाएगा, ये PH3 बनाएगा, ये SH3 बनाएगा, SbH3, BiH3। तो यहाँ पर इन सभी के हाइड्राइड्स का हम लोग अध्ययन प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो NH3 PH3 कैसे बना ये आप समझें। NH3 PH3 AS अगर संयोग करेगा तो ASH3, SB संयोग करेगा तो SbH3 और Bi संयोग करेगा तो BiH3। अब जरा ध्यान दीजिए, हम लोग इस नाइट्रोजन के हाइड्राइड्स का अध्ययन विस्तार से करने से पहले इसके संरचना का अध्ययन करने जा रहे हैं और संरचना का अध्ययन करने के लिए यहाँ NH3 के बारे में सारा डिटेल हम देने जा रहे हैं। NH3 में केंद्रीय परमाणु कौन है, N का परमाणु संख्या 7 के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2p3। अगर हम आपसे पूछ दें कि बताइए इसके भूमिज अवस्था में, मतलब जिस अवस्था में अभी है, S में कितना इलेक्ट्रॉन है, इस S में और इस P में, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इसके पास अयुग्म इलेक्ट्रॉन केवल 3 है। ये 3 अयुग्म इलेक्ट्रॉन ही हाइड्रोजन के S ऑर्बिटल से साझेदारी करेगा। हाइड्रोजन का होता है 1 और 1 के अनुसार 1s। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन रखने वाला ऑर्बिटल कौन कौन है, एक है 2px, एक है 2py, एक है 2pz। तो ये है 2px, ये है 2py और ये है 2pz। ये तीनों का इंटरमिक्सिंग होता है, अंतः मिश्रण। तो 4 यहाँ पर देखिए, हम यहाँ जो कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं ध्यान दीजिए, 3p का ऑर्बिटल और एक s का ऑर्बिटल का इंटरमिक्सिंग जब होता है नाइट्रोजन का तो 4 इस तरह के हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं और चारों का नाम जो होता है वो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है।
जिसमें से 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के होते हैं। ये सब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का है 3, और एक पूरा पूरा फुल होता है। हम NH3 में किसके बारे में बात कर रहे हैं? N के बारे में। अब H नहीं लाए हैं। N का एक 2s ऑर्बिटल और 3 2p ऑर्बिटल आपस में अंतः मिश्रित होने जा रहा है, मतलब प्रसंकरण का काम होने जा रहा है। तो एक s 3p के मिलने से 4 sp3 प्रसंगित ऑर्बिटल बना। और अब हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल, हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल 1s1 s का आकार कैसा होता है? गोलाकार। तो s ऑर्बिटल आकर बारी बारी से इस तीनों के साथ अतिव्यापन करेगा, और तीनों के साथ जब अतिव्यापन करेगा तो देखते देखते बन जाएगा क्या? NH3। ये है N और ये तीनों क्या है? H। तो हम इस आकार को आपके सामने लाना चाहते हैं, तो देखिए क्या किए, यहाँ बीच में N लिख दिए, और यहाँ पर इधर से सरदारी हुआ तो ये बॉन्ड H हो गया, इधर से सरदारी हुआ बॉन्ड H हो गया, और इधर से सरदारी हुआ बॉन्ड H। तो ये तीनों आपका हो गया NH3। और एक लोन पेयर वाला ऑर्बिटल ये इस तरह से है, जरा देखते रहिएगा। यहाँ पर आकार हम निकाल कर आपके सामने ला रहे हैं। ये आकार देखिए अब आ गया। NH3 का आकार त्रिभुजाकार पिरामिडीय होता है, तो क्यों होता है? ये NH3 का आकार ऐसे ऊपर की ओर उभरा हुआ है, त्रिभुज नीचे बन रहा है, देख लीजिए, और पिरामिड ऊपर ऐसे खड़ा है, तो त्रिभुजाकार पिरामिडीय इसका आकार है। आप चाहते हैं कि हम NH3 नहीं PH3 का आकार देखें, कुछ नहीं, N को हटाकर P रख दीजिए। S3 का आकार देखना चाहते हैं, S रख दीजिए। क्यों रख दीजिए? क्योंकि सबके बाहरी कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन है, और 5 में से 3 साझेदारी में भाग ले रहा है, एक लोन पेयर बच जा रहा है। तो यहाँ पर हमने ये कॉन्सेप्ट क्लियर किया कि NH3 का आकार त्रिभुजाकार पिरामिडीय कैसे होता है। केवल लिख नहीं रहे, एक्सप्लेन करके शेप भी सामने लाए। अब बात करते हैं कि यहाँ पर ये जो आकार आप देख रहे हैं, इस आकार में ये त्रिभुजाकार पिरामिडीय आकार है, त्रिभुज और ये पिरामिड, तो त्रिभुजाकार पिरामिडीय बोलते हैं इसको। और यहाँ पर एक लोन पेयर वाला है और 3 बॉन्ड पेयर है। और ये कौन सा प्रसंकरण है? तो इसके लिए हमने ट्रिक बताया था कि यहाँ पर सिग्मा 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 और एक लोन पेयर का सिग्मा, 4 सिग्मा यानी 4 सिग्मा 4 ऑर्बिटल का हाइब्रिडेशन, और 4 ऑर्बिटल का कौन प्रसंकरण होता है? sp3। तो यहाँ पर हाइड्राइड्स, अब आगे हम बढ़ने से पहले आपको याद दिलाना चाहेंगे कि नाइट्रोजन परिवार के हाइड्राइड्स का मतलब है नाइट्रोजन हाइड्रोजन, फास्फोरस हाइड्रोजन, एस हाइड्रोजन जब संयोग करेगा तो इतना सारा हाइड्राइड्स बनाएगा। और इन हाइड्राइड्स का अध्ययन, विस्तृत अध्ययन हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं। ध्यान दिया जाए। सबसे पहला आ गया हाइड्राइड्स का ऊष्मीय अस्थायित्व। आपके माइंड में ये फिगर रहना चाहिए, क्योंकि इस फिगर पर ही सारा खेल है। और अब देखिए हाइड्राइड्स का ऊष्मीय अस्थायित्व, पहले कॉन्सेप्ट समझाते हैं, फिर किस किस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आया है हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, और हर क्वेश्चन का जवाब आज से आप देंगे बिना रटे। पहले समझिए हाइड्राइड्स का ऊष्मीय अस्थायित्व। ऊष्मीय अस्थायित्व का संबंध किस चीज से होता है? ऊष्मीय अस्थायित्व का संबंध बॉन्ड के बंधन विघटन ऊर्जा से होता है। जिसका बॉन्ड जल्दी टूटता है कहा जाता है कि उसका ऊष्मीय अस्थायित्व कम है, और जिसका बॉन्ड जल्दी नहीं टूटता है कहा जाता है ज़्यादा है। तो सवाल उठता है कि हम कैसे जानेंगे किसका अस्थायित्व अधिक है और किसका अस्थायित्व कम? तो इसके लिए आइए थोड़ा अब हमको ये बताइए, आवर्त सारणी के वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आकार में क्या होती है? वृद्धि। तो सबसे बड़ा आकार किसका मिलेगा? अगर हम NH3 बात कर रहे हैं, NH3, तो इसमें बॉन्ड किसके किसके बीच बनेगा? तो N और H के बीच का देखिएगा, ये बॉन्ड लेंथ है, ये N और P के बीच, P और H के बीच का बॉन्ड लेंथ है, ये S और H के बीच का बॉन्ड लेंथ है। तो आप क्या देख रहे हैं कि लगातार आबंध लंबाई क्या हो रहा है?
क्यों? क्योंकि परमाणु का आकार बढ़ रहा है और जैसे जैसे आबंध लंबाई का मान बढ़ता है, दो परमाणु के नाभिकों के बीच की दूरी बढ़ती है, वो बॉन्ड कमजोर होता जाता है। तो सबसे मजबूत बॉन्ड किसके किसके बीच होगा? नाइट्रोजन और। तो सिद्ध हुआ आज के इस क्लास में कि NH3 का उसमें स्थायित्व सबसे अधिक होगा। NH3 का बॉन्ड तोड़ने में सबसे ज्यादा ऊर्जा लगेगा। एक बार फिर से, यहाँ नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच जो इलेक्ट्रॉन का सर्जारी हो रहा है, ये सबसे कम आबंध लंबाई वाले बॉन्ड का निर्माण करेगा। इससे अधिक P और H का, इससे अधिक S और H का, सबसे लंबा बॉन्ड, सबसे अधिक लंबाई का बॉन्ड Bi और H के बीच होगा। क्योंकि जैसे जैसे हम लोग ऊपर से नीचे जाते हैं, आकार क्या होता है? बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, आकार बढ़ता जाता है। तो आकार बढ़ेगा तो N और H के बीच की दूरी, P और H के बीच की दूरी, लगातार अबंध लंबाई का मान बढ़ता जाएगा। तो जब अबंध लंबाई बढ़ेगा तो बॉन्ड तोड़ना आसान होता जाएगा। इसलिए यहाँ NH3 के आप उसमें स्थायित्व का मान सबसे अधिक होगा और BiS3 के उसमें स्थायित्व का मान सबसे कम। तो यहाँ पर आप सभी स्टूडेंट ध्यान से एक एक वर्ड समझ लीजिए कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आबंध लंबाई के मान में क्या होती है? वृद्धि होती है। और वृद्धि क्यों होती है? एक बार फिर से, जैसे जैसे आप वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे, लगातार नाइट्रोजन से बड़ा फास्फोरस, फास्फोरस से बड़ा एस, एस से बड़ा Sb, तो आप H तो समान एटम लेके आ रहे हैं, समान एटम लेके आ रहे हैं, तो उसका तो आकार अपना नियत है, बढ़ रहा है इसका आकार, बीच की दूरी लगातार क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो इस जिसका बॉन्ड जितना ज़्यादा लेंथ का होगा उसको तोड़ना उतना आसान होगा, उसमें उतना कम ऊर्जा लगेगा। तो सबसे कम ऊर्जा कहाँ लगेगा? BiS3। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, आप ध्यान से सुनकर जवाब देंगे। आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से अणु का उसमें स्थायित्व, जितना हम ऑप्शन दे रहे हैं उतना ही में जवाब देना है। कॉन्सेप्ट पूरा पढ़ लिए, लेकिन यहाँ ऑप्शन क्या है, जवाब उसके अनुसार देंगे। निम्नलिखित अणुओं में किस अणु का उसमें स्थायित्व सबसे कम होगा? सबसे कम होगा, ठीक है, सबसे कम किसका होगा ये बताना है। तो आंसर होगा SbS3। और सबसे अधिक उसमें स्थायित्व, अब एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन आ गया कि NH3 के उसमें स्थायित्व का मान सर्वाधिक होता है, क्यों? तो जवाब देंगे कि नाइट्रोजन परिवार में सबसे छोटा परमाणु नाइट्रोजन है और NH3 में आबंध लंबाई का मान सबसे छोटा होता है। आबंध लंबाई छोटा होने के कारण बंधन विघटन ऊर्जा का मान, बॉन्ड तोड़ने में जो ऊर्जा लगती है उसका मान सर्वाधिक होता है, इसलिए इसका उसमें स्थायित्व सबसे अधिक होता है। इसके जस्ट उल्टा क्वेश्चन एग्जाम में आ गया कि BiS3 के उसमें स्थायित्व का मान सबसे कम होता है, क्यों? तो जवाब देंगे कि BiS3 में बिस्मथ और हाइड्रोजन के बीच आबंध लंबाई सबसे अधिक होती है, जिसको तोड़ना आसान होता है और बंधन विघटन ऊर्जा का मान कम होता है, इसलिए उसमें स्थायित्व का मान कम होता है। ठीक है। और अब लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित रासायनिक समूहों को उष्मीय स्थायित्व के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करें। निम्नलिखित रासायनिक समूहों को उष्मीय स्थायित्व के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करें। ऑप्शन है PH3, SbS3 और ASH3, बस यही तीन दिया है और पूछ रहा है कि उष्मीय स्थायित्व के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करें। तो सबसे कम ओला को सबसे पहले लाइए, सबसे कम SH3, उससे अधिक और सबसे अधिक PH3। ये था उसमें स्थायित्व, जिसको हर तरह से हमने समझाने का प्रयास किया। शॉर्ट क्वेश्चन कैसे बनेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे बनेगा, सब। अब सबसे अधिक उसमें स्थायित्व SH3,
रुके, यहाँ पर SbS3 उससे अधिक AsH3 और रुके, यहाँ पर उसमें स्थायित्व बता रहे थे ना, तो SbS3 का आबद्ध लंबाई सबसे बड़ा होगा, AsH3 का उससे छोटा होगा और सबसे छोटा होगा, तो PH3 का आबद्ध लंबाई सबसे छोटा तो उसमें स्थायित्व सबसे अधिक। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अपचायक क्षमता। जरा ध्यान देंगे आप सभी स्टूडेंट, इसका डायरेक्ट हम ट्रिक दिया करते हैं कि अपचायक क्षमता नाइट्रोजन परिवार में कौन से तत्व के हाइड्राइड्स का सबसे अधिक होगा। तो एक लाइन में कॉन्सेप्ट है, जो हाइड्राइड्स शीघ्रता से H+ प्रदान करेगा, शीघ्रता से H+ प्रदान करेगा, उसकी अपचायक क्षमता सबसे अधिक होगी। और H वही प्रदान करेगा जिसका बॉन्ड जल्दी टूटेगा। तो बॉन्ड किसका जल्दी टूटेगा ये आप लोग अभी पढ़े हैं, किसका जल्दी टूटेगा? BiH3 का आबद्ध लंबाई सबसे बड़ा होगा, तो बिस्मथ और हाइड्रोजन के बीच का आबद्ध लंबाई अधिक होने से इसको तोड़ना बहुत आसान होगा। तो H+ अगर प्रदान करने का बात किया जाए तो शीघ्रता से कौन प्रदान करेगा? BiH3। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि BiH3 की अपचायक क्षमता सर्वाधिक होती है, क्यों? तो जवाब देंगे कि BiH3 में बिस्मथ का आकार सबसे बड़ा होता है, इसलिए आबद्ध लंबाई बिस्मथ और हाइड्रोजन के बीच अधिक होती है और ये शीघ्रता से कम ऊर्जा से ही H+ बॉन्ड तोड़कर प्रदान करता है, इसलिए BiH3 की अपचायक क्षमता क्या होती है? सबसे अधिक होती है। इसके उल्टा क्वेश्चन पूछ दिया कि NH3 की अपचायक क्षमता सबसे कम होती है, क्यों? तो जवाब देंगे कि NH3 में केंद्रीय परमाणु नाइट्रोजन है जिसका आकार क्या होता है? सबसे छोटा, इसलिए आबद्ध लंबाई सबसे कम और जल्दी ये H+ प्रदान नहीं करता है, इसलिए अपचायक क्षमता इसकी सबसे कम होती है। कोई दिक्कत? तो बताइए निम्नलिखित में से किस हाइड्राइड्स की अपचायक क्षमता सर्वाधिक होगी? किस हाइड्राइड्स की अपचायक क्षमता सर्वाधिक होगी? पूरा ऑप्शन देखने के बाद ही आप सभी स्टूडेंट जवाब देंगे किसकी अपचायक क्षमता सर्वाधिक होगी। बोलिए। और किसकी सबसे कम होगी? यही चारों में। तो जवाब होगा, तो ये मत रट जाइएगा कि NH3 का ही सबसे कम होता है, ऑप्शन नहीं दिया है, क्वेश्चन गलत है। जितना दिया है उतना ही में देखेंगे कौन हो सकता है। तो इसमें सबसे छोटा आकार का कौन होगा? फास्फोरस। अब बात करते हैं, आ रहा है समझ में सब अच्छे से? भस्मीय प्रकृति का क्रम। अब इस टॉपिक को पढ़ने के लिए आप सभी स्टूडेंट को जाना होगा 11th क्लास के अम्ल भस्म विचारधारा में, और आप एक सिद्धांत पढ़े थे और वो सिद्धांत है लेविस अम्ल भस्म विचारधारा। लेविस अम्ल भस्म विचारधारा में आपको समझाया गया था निर्जन युग्म इलेक्ट्रॉन अम्ल भस्म विचारधारा के बारे में। तो एक अणु है AlCl3। Al के बाह्यतम कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन होता है बताइए? Al के बाह्यतम कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 3। और Cl कितना लेकर आता है? जल्दी से बताइए किसका अष्टक पूरा नहीं है? किसका अष्टक पूरा नहीं है? एल्युमिनियम का 6 ही हो रहा है, बढ़िया से देखिए, और क्लोरीन का 8 पूरा हो गया है। अब इसके सामने अगर NH3 आएगा, NH3 के बारे में आप अच्छे से जान चुके हैं कि N के बाह्यतम कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन होता है। ये 5 में से 3 भाग ले लिया है और 2 भाग, यही 2 इलेक्ट्रॉन एल्युमिनियम के द्वारा ग्रहण किया जाएगा और ग्रहण करते ही AlCl3 अपने आप को सिद्ध करेगा कि हम
अम्ल है, हमारे पास निर्जल युग्म इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता है। तो निर्जल युग्म इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला क्या होता है? अम्ल होता है। और त्याग करने वाला? तो पहले ये बात दिमाग में फिट हुआ कि निर्जल युग्म इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रदान करने वाला भस्म होता है और ग्रहण करने वाला। अब आइए प्रदान करने की क्षमता का बात करिए। प्रदान करने वाला तो जान गए, लेकिन अब 5 तरह का तत्व अगर उपस्थित रहे और पांचों के पास निर्जल युग्म रहे, क्योंकि आप अच्छे से देख चुके कि NH3 के N के पास, PH3 के P के पास, ASH3 के S के पास, SbH3 के Sb के पास, सबके पास इलेक्ट्रॉन है। तो अब अगर यहाँ पर अगर PH3 आता, यहाँ पर SH3 आता, SbH3 आता, तो कौन पहले देता, कौन पहले इलेक्ट्रॉन प्रदान करता? तो नियम है कि जिसका आकार जितना छोटा होगा उस पर इलेक्ट्रॉन घनत्व उतना अधिक होगा और उतना शीघ्रता से इलेक्ट्रॉन प्रदान करेगा, उतना तेजी से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। अगर आकार बड़ा होगा तो इलेक्ट्रॉन घनत्व हो जाएगा कम, इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो जाएगा तो उस शीघ्रता से प्रदान। तो NH3, PH3, ASH3, SbH3 और BiH3 में सबसे कम भस्मीय कौन होगा? BiH3। और सबसे अधिक भस्मीय क्यों? एग्जाम में आ चुका है कि NH3 सबसे अधिक भस्मीय प्रकृति का होता है। क्यों? क्योंकि NH3 का केंद्रीय परमाणु नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन का आकार सबसे छोटा है, और जिस परमाणु का आकार सबसे छोटा होता है उसका इलेक्ट्रॉन घनत्व तो सबसे अधिक होता है और वो शीघ्रता से इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करता है। तो NH3 सबसे अधिक भस्मीय प्रकृति का होगा। इसके जस्ट उल्टा क्वेश्चन पूछ दे कि BiH3 का भस्मीय प्रकृति सबसे कम क्यों होता है, तो इसका जवाब है कि BiH3 में केंद्रीय परमाणु बिस्मथ है, बिस्मथ का आकार सबसे बड़ा होता है, इलेक्ट्रॉन घनत्व तो सबसे कम होगा, ये शीघ्रता से इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान नहीं करेंगे। तो जल्दी से बताया जाए भस्मीय प्रकृति का क्रम में सबसे नंबर 1 पर कौन रहा और सबसे कम? अब जरा ध्यान से एक एक शब्द समझ लीजिए। क्या ये कॉपी से उठकर आपके दिमाग में गया? वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर हाइड्राइड्स के भस्मीय प्रकृति के मान में कमी होती जाती है, क्योंकि केंद्रीय परमाणु पर निर्जल युग्म इलेक्ट्रॉन के घनत्व की कमी हो जाती है, जो उसके आकार में वृद्धि होने के फलस्वरूप होता है। जल्दी से देख लीजिए, ये नाइट्रोजन का आकार है, ये फास्फोरस का, ये एस का, ये बिस्मथ का। तो सबसे बड़ा आकार कहाँ मिलेगा? बिस्मथ। और सबसे छोटा? तो ये इलेक्ट्रॉन तेजी से प्रदान करेगा। यही कारण है कि NH3 के भस्मीय प्रकृति क्या होती है? सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, हाइड्राइड्स के आबंध कोण का मान का क्रम। जरा ध्यान से इसको समझेंगे तो दिमाग में ठहरेगा। और इससे क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन क्या आया है? पहले क्वेश्चन ही सुन लीजिए। NH3 के आबंध कोण का मान PH3 से अधिक होता है, क्यों? तो NH3 क्वेश्चन बेसिस पर इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझा रहे हैं। NH3 ये रहा, और PH3 ये है। ध्यान दीजिएगा, N के विद्युत ऋणात्मकता का मान जो होता है वो P से अधिक होता है, क्योंकि वो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर पढ़ चुके हैं आप सभी स्टूडेंट। जो नहीं पढ़े हैं जान लीजिए कि वर्ग में ऊपर से जाने पर विद्युत ऋणात्मकता का मान क्या होता है? घटता है। तो एक लाइन का कॉन्सेप्ट है, उसको सुनने से पहले आपको याद दिला दे कि ये निर्जन युग्म कहलाता है और ये क्या कहलाता है? बंधित युग्म। जिस अणु का केंद्रीय परमाणु अधिक विद्युत ऋणात्मक होता है उसके बॉन्ड पेयर में बंधित युग्म में प्रतिकर्षण ज्यादा होता है। देख लीजिए, दोनों का मॉडल एक जैसा है।
लेकिन इसके आबद्ध कोण का मान इसके आबद्ध कोण से कहीं अधिक है। क्यों? पूरा समझने के लिए बोर्ड पर ध्यान दिया जाए अच्छे से। जहां हम पकड़े हैं नाइट्रोजन है और ये हाइड्रोजन है। इस नाइट्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता इस फास्फोरस से अधिक है। अधिक होने से ये दोनों बंधित युग्म एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहा है, दूर ढकेल रहा है। ऐसा बात नहीं है कि इसमें नहीं ढकेल रहा है, प्रतिकर्षित नहीं कर रहा है, लेकिन कम कर रहा है। तो यहाँ पूरा जवाब क्या है उस क्वेश्चन का कि NH3 के आबद्ध कोण का मान PH3 से अधिक होता है। क्यों? तो जवाब है कि NH3 में केंद्रीय परमाणु नाइट्रोजन है, PH3 में केंद्रीय परमाणु फास्फोरस है। नाइट्रोजन के विद्युत ऋणात्मकता का मान फास्फोरस से अधिक होता है, इसलिए इसके बंधित युग्म में प्रतिकर्षण NH3 में जो बंधित युग्म है इसमें प्रतिकर्षण PH3 के बंधित युग्म प्रतिकर्षण से ज्यादा होता है। इसके कारण ये दो बॉन्ड पेयर ज्यादा दूरी पर रहते हैं और ज्यादा दूरी पर रहते हैं तो बॉन्ड एंगल का मान क्या हो जाता है? अधिक। तो हम समझाए NH3 PH3 में और एग्जाम में आ गया SbH3 और BiH3 में कि SbH3 के आबद्ध कोण का मान BiH3 से अधिक होता है। क्यों? तो जवाब वैसे ही होगा कि SbH3 में केंद्रीय परमाणु Sb है और BiH3 में विस्मत है। Sb की विद्युत ऋणात्मकता का मान विस्मत से अधिक है, इसके कारण इसके बंधित युग्म में प्रतिकर्षण अधिक होगा तो बॉन्ड एंगल अधिक आएगा। लेकिन यहां पर भी प्रतिकर्षण होगा लेकिन कम होगा। तो आप अगर अच्छे से समझे तो इसके स्टेटमेंट को अब एकदम रख सकते हैं माइंड में। केंद्रीय परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता के मान में वृद्धि होने से बंधित युग्म इलेक्ट्रॉन में प्रतिकर्षण में वृद्धि हो जाता है, जिसके फलस्वरूप बॉन्ड एंगल के मान में क्या हो जाती है?